नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित चलाई जा रही महत्वपूर्ण अभ्यास श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के मध्य केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। यानी प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंध हैं वो अनुच्छेद 268 से 281 के बीच दिए गए हैं। यहां पर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, ये भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के संदर्भ में चर्चा की गई है। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यानी 249 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 249 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि राज्य सूची के विषय में संसद को विधायी शक्ति प्राप्त है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में ऐसा समझती है कि यह राष्ट्रीय हित है और वो एक प्रस्ताव पारित करे उपस्थित और मत देने वाले 2/3 लोगों से, उसके पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। क्लियर है। तो इस प्रकार आपने स्पष्ट रूप से जान लिया कि राज्य सूची के विषय पर संसद को जो कानून बनाने की विधायी शक्ति है, यह अनुच्छेद 249 में उल्लेखित है। अगला देखिए, अनुच्छेद 249 के सब क्लॉज 1 में प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव, जिसकी अभी ऊपर चर्चा हुई है कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, यह खंड 1 में है 249 के। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। यानी जो अनुच्छेद 249 के खंड 1 में प्रस्ताव पारित है, ये किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा 1 वर्ष। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब ये व्यवस्था जो समय की है, ये किस में है। तो याद रखिएगा, ये 249 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 249 के सब क्लॉज 2 में कहा गया कि जो खंड 1 के तहत प्रस्ताव पारित किया गया है, ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो आप सभी जानते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इन सूचियों का जो विवरण है, इनकी जो बंटवारे की व्यवस्था है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 246। क्लियर है। यानी ये जो सूचियां हैं, ये अनुच्छेद 246 में वर्णित है। क्लियर है। तो 7वीं अनुसूची याद रखेंगे और इसके संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो है 246। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां से संदर्भित इस समय प्रश्न काफी संख्या में बन रहे हैं। तो याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है, इसका उल्लेख भाग 11 में किया गया। क्लियर है। देखिए, जो भाग 11 है वो संघ और राज्य के बीच में संबंध जो है, ये 2 तरह के संबंध को कवर करता है, एक विधायी संबंध और दूसरा है प्रशासनिक संबंध। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि भाग 11 में जो अध्याय 1 है, ये विधायी संबंध से संबंधित है। क्लियर है। और यहां पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो विधायी संबंध है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो याद रखिएगा, विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक आते हैं। कितने? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के बीच। इस बीच में जो संबंध है वो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में व्यवस्था की गई है। क्लियर है। अब यहीं पर हम केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है उसका भी उल्लेख कर देते हैं। देखिए, जो केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध है, ये भाग 11 के अध्याय 2 में उल्लेखित है। और ये कितने अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक है। कब तक है? अनुच्छेद 263 तक। यानी अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध और अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है, और ये भाग 11 के अंतर्गत है। और अभी आपने पढ़ा था कि भाग 12 में अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के मध्य संघ और राज्य के मध्य राजस्वों के वितरण की व्यवस्था की गई है। क्लियर है। अब यहां पर केंद्र और राज्य के संदर्भ में आपने 3 प्रकार के संबंध देख लिए। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करती है। देखिए, ये जो अंतरराज्यीय संबंध है, ये आता है अनुच्छेद 263 के तहत। यानी प्रश्न संख्या 6 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 263 कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच एक प्रॉपर समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। क्लियर है। ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 263 यानी 263 के तहत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है
इसका स्रोत क्या है? तो अभी चर्चा हुई कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। तो ये कैसा प्रावधान हो गया? संवैधानिक, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। यानी प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, जो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है ये संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुआ है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। क्लियर है? देखिए 1956 के एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से, कब की? 1956 के एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित हुई। कितनी? 5। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी परिषद। क्लियर है? और यहां पर एक बात और इंक्लूड कर लीजिए कि उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत पूर्वोत्तर के लिए भी एक परिषद का गठन किया गया। कब? 1972 में। और एक प्रश्न और यहां पूछा जाता है कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? पहला लिखा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तो अभी आपने पढ़ा कि 1956 के एक संसद अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था। इसका मतलब है कि ये एक संवैधानिक संस्था तो नहीं हुई। ये कैसी संस्था हुई? सांविधिक संस्था हुई। ठीक है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि ये सांविधिक संस्था है, क्योंकि संसद के अधिनियम के माध्यम से इसे लाया गया था। क्लियर? तो यहां पर पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए क्षेत्रीय परिषद की जानकारी के संदर्भ में। अगले बी विकल्प में लिखा है कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। मैंने अभी पूर्व में ही इसकी चर्चा की। उत्तर, दक्षिण, केंद्र, पूरब और पश्चिम परिषदें। क्लियर है? आइए जरा सी विकल्प को भी देख लेते हैं। सी विकल्प में लिखा है कि यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। देखिए, केवल पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता था तो उसी आधार पर आपने इस पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो ये भी बात याद रखिएगा कि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। और अगला है कि ये जो क्षेत्रीय परिषद है ये एक परामर्शदात्री संस्था है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 265 के तहत। यानी अनुच्छेद 265 कहता है कि कोई भी कर बिना विधि के निर्माण हुए आप न तो उसे लगा सकते हैं और न ही एकत्रित कर सकते हैं। यानी विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जाता है। ये व्यवस्था किसमें? अनुच्छेद 265 में। और अनुच्छेद 265 किसके अंतर्गत आता है? भाग 12 के अंतर्गत। क्लियर है? देखिए, भाग 12 में जो पहला अध्याय है वो वित्त से संबंधित है। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? तो आप सभी जानते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो सरकारिया आयोग है ये संघ राज्य संबंध के बारे में चर्चा करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। यहां पर प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग के बारे में एक बात याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आर.एस. सरकारिया। एक न्यायमूर्ति थे आर.एस. सरकारिया। इन्हीं के नाम के आधार पर इस आयोग का नाम पड़ गया सरकारिया आयोग। इसका जो गठन है वो जून 1983 में हुआ था और सरकारिया आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो जनवरी 1988 में, यानी 83 में गठन हुआ और 88 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और ये जो आर.एस. सरकारिया साहब थे, इनके साथ आयोग में 2 और सदस्य थे। उनका पहले का नाम है बी शिवरामन और दूसरे सदस्य का नाम है एस.आर. सेन। बी शिवरामन और एस.आर. सेन ये आर.एस. सरकारिया साहब के साथ इस सरकारिया आयोग में शामिल थे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना का समर्थन किया था? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, सरकारिया आयोग ने। यानी सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो स्थायी अंतरराज्यीय परिषद है इसकी स्थापना होनी चाहिए। क्लियर है? और इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 क्या कहता है? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसी के माध्यम से अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। क्लियर है? और इसका समर्थन किस आयोग ने किया था? सरकारिया आयोग ने। अगला देखिए, और ये अंतरराज्यीय परिषद जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? 263। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो देखिए, अभी आपने सरकारी आयोग तो जान लिया, ये संघ राज्य से संबंधित है। राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग ये भी संघ राज्य संबंध से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर सी विकल्प में लिखा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। याद रखिएगा, ये जो इंद्रजीत गुप्ता साहब की समिति थी इसका संबंध चुनाव सुधार से था। क्लियर है? और ये 1998 में स्टैब्लिश हुई। और चुनाव सुधार के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 था
उसमें संशोधन क्या किया जाए, इससे संबंधित थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। देखिए संविधान में जो प्रावधान है अनुच्छेद 293 के सब क्लॉज 1 में, आप जो विदेशी ऋण है वो सीधे नहीं ले सकते हैं राज्य, इसमें आपको भारत सरकार की प्रतिभूति आवश्यक है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनिदेशित करता है? तो देखिए जो कृषि आयकर की बात होगी तो ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सूची का विषय है। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 15 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी ये भारतीय संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि राज्य सरकार जो है वो कृषि आयकर को समनिदेशित करेंगी। यानी कृषि आयकर राज्य सरकार से संबंधित है और ये भारतीय संविधान के अनुसूची 7वीं में है। इसके अलावा एक अनुच्छेद है 274। अनुच्छेद कौन सा है? 274। इस अनुच्छेद 274 के माध्यम से भी इस बात का प्रावधान है कि जो राज्य हित में है उस कर को आप लगा सकते हैं। क्लियर? अनुच्छेद 274 के तहत, यानी ऐसे कराधान जिसमें राज्य का हित है वो जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है लागू किए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 274 कहता है। इस आधार पर जो कृषि आयकर है वो राज्य सरकार के पास गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र सरकार द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 270 के तहत। अनुच्छेद 270 क्या कहता है? अनुच्छेद 270 ये कहता है कि भारत सरकार द्वारा करों को लगाया जाएगा और उसका संग्रह किया जाएगा, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राज्यों के बीच उसका वितरण किया जाएगा। ये किसमें है? अनुच्छेद 270 में। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानूनी बना सकते हैं, तो ये किसमें है? उसको कहते हैं समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। सी विकल्प आपका आंसर होगा। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि राज्यसभा इसका रिकमेंडेशन करती है, बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करती है, तो संसद राज्य सूची पर भी राष्ट्रहित में कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? तो यहां पर स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजना पर विधि निर्माण करने की शक्ति जो है ये समवर्ती सूची में उल्लेखित है। यानी केंद्र और राज्य दोनों के पास ये पावर है। यानी सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश 1969 में तमिलनाडु की सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, पीवी राजमन्नार साहब। पीवी राजमन्नार साहब की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई 1969 में, और ये राजमन्नार समिति जो थी ये केंद्र राज्य संबंध के सुधार के लिए सिफारिश करती। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत किसके गठन का प्रावधान किया गया और सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारत की समेकित निधि। भारत की समेकित निधि का मतलब क्या है? भारत की संचित निधि। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे कि भारत की जो संचित निधि है इसका प्रावधान किसके तहत है? अनुच्छेद 266 के सब क्लॉज 1 के तहत। यानी भारत और राज्यों की जो संचित निधि है या लोक लेखा है वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, और इसी संचित निधि को कहा गया है समेकित निधि। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्र और राज्य संबंध प्रभावित होते हैं और जो जो कारण इसमें सही है उनका चयन करिए। पहला लिखा है कि संविधान के प्रावधान के द्वारा। तो ये बात स्पष्ट है कि संविधान के जो प्रावधान है इनके द्वारा केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित होते हैं। जैसे राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध की व्यवस्था 245 से 255 तक की गई, केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है वो अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया, वहीं केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्वों का वितरण है वो अनुच्छेद 268 से 281 के बीच है। यानी संविधान के प्रावधान से केंद्र और राज्य के संबंध यहाँ प्रभावित होते हैं। मैंने कई उदाहरण भी दिए आपको। नियोजन प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, यानी ये भी प्रभावित करती है। राजनीतिक हितों का अंतर्विरोध। देखिए राजनीतिक विरोध का अंतर्विरोध ये है कि कई बार आप ये सुनते होंगे कि राज्य ये क्लेम करते हैं कि हम सेंट्रल से धन मांग रहे हैं, लेकिन वो
राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से हमको प्रॉपर धन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यानी ये क्या है, राजनीतिक हितों के लिए अंतर्विरोध की एक स्थिति है, क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार है। क्लियर है? तो ये भी कारण है केंद्र और राज्य के संबंध को प्रभावित करने के लिए। अगला है कि हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता, ये भी है। केंद्र में जो भी सरकारें होती हैं, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व की सरकारें हो, वो ये चाहती हैं कि राज्य हमारे अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर गवर्नेंस को चलाए, हमारी योजनाओं को स्टैब्लिश करें, ताकि हमारी चर्चा ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये भी फैक्टर है केंद्र और राज्य संबंध को प्रभावित करने के लिए, यानी यहाँ पर चौथा भी सही है। यानी प्रश्न संख्या 21 में ये जो चारों कंडीशन दी गई हैं, ये चारों कंडीशन केंद्र और राज्य के संबंध को प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं। पहला दिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, तो बिल्कुल सही बात है कि मैंने अभी ऊपर उदाहरण भी दिया था आपको कि कई अनुच्छेद हैं जो केंद्र और राज्य के संबंध को प्रभावित करते हैं। अगला है परंपराओं और व्यवहारों पर, यह भी बात सही है कि कई ऐसी परंपराएं हैं और व्यवहार हैं जिनसे केंद्र और राज्य संबंध जो हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि केंद्र का अगर प्रधानमंत्री महोदय किसी राज्य में जाते हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने आते हैं। इस तरह की कई सारी ऐसी परंपराएं और व्यवहार हैं जो केंद्र और राज्य के संबंध को स्टैब्लिश करती हैं। समय समय पर कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य एक व्यवहारिक तौर पर मिलते हैं और चर्चाएं होती हैं और उनके संबंध सुदृढ़ होते हैं। तो ये भी बात सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे अपने व्याख्या किए हैं विभिन्न संदर्भों में, जिससे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को और मजबूती मिली है। तो यानी इस आधार पर भी संबंध निर्भर करते हैं। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, मैंने जैसे अभी एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, तो यहाँ पर ये चारों कंडीशन ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करती हैं, यानी इन पर निर्भर करती हैं। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो देखिए एक संघीय राज्य व्यवस्था में यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच संबंध भी होते हैं, राज्यों के मध्य संबंध भी आते हैं, समन्वय के लिए तंत्र भी स्टेब्लिश होता है और विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र उपस्थित होते हैं। यानी ये जो चारों स्थितियां हैं ये संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होती हैं। यानी प्रश्न संख्या 23 में जो विकल्प चारों को सम्मिलित कर रहा होगा यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। देखिए म्यूनिसिपल संबंध का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि सरकार जो है वो मोटे मोटे 3 स्तरों पर काम करे, एक केंद्र में, राज्य में और स्थानीय स्तर पर, और ये आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से कार्य करती है। भारत में जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ उसके बाद जो स्थानीय स्तर पर विकास के लिए जो भी योजनाएं बनने लगी उसमें आप देख रहे हैं कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हुई, यानी केंद्र और राज्य के साथ साथ स्थानीय निकायों की भी भागीदारी सुनिश्चित हुई। इसका मतलब यह है कि योजनाओं के निर्माण में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण जो है अब अत्यंत सीमित हो गया। ठीक है, ये केंद्र राज्य संबंधों का एक नया अध्याय है। इसी से संबंधित एक टर्म प्रयोग किया जाता है, म्यूनिसिपल संबंध। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 का डी विकल्प सही दिख रहा है। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपसे जिक्र किया था अनुच्छेद 246 का, और देखिए उसी से संदर्भित प्रश्न यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अनुच्छेद 245 और 246 इससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो 245 है वो ये कहता है कि संसद और राज्य की विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का जो विस्तार है ये राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। और वही अनुच्छेद 246 जो है वो संवर्ती सूचियों में, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी 246 की जो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां दी गई हैं इनके विषयों पर कानून बनाने से संबंधित है। यानी यहाँ पर अनुच्छेद 245 और 46 जो है इस प्रश्न से संबंधित होगा। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था संविधानेतर और विधितर संस्था है, यानी जिसका संबंध संविधान में भी न हो और संसद की विधि द्वारा भी उस संस्था का निर्माण न किया गया हो, ऐसी संस्था का या ऐसे परिषद का आपको नाम बताना है और उनका संबंध क्या हो, भारत के राज्यों के बीच सहयोग के लिए किया गया हो। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नाम दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये एक संविधानेतर और विधितर संस्था है, यानी यहाँ पर पहला तो ये सही है। दूसरा राज्यपाल सम्मेलन, राज्यपाल सम्मेलन भी संविधानेतर और विधितर संस्था है। अगला है आंचलिक परिषदें। देखिए आंचलिक परिषदें आप पढ़ चुके हैं, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इन्हीं को आंचलिक परिषद भी कहा जाता है। देखिए कई बार आपको टर्म नहीं पता रहता, इससे आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। आंचलिक परिषद का मतलब क्या है, क्षेत्रीय परिषद। आपने ये पढ़ा है कि संसद के 1956 के अधिनियम के माध्यम से इस क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। यानी ये क्या है, ये कैसी संस्था हो गई, ये विधिक संस्था हो गई ना।
तो ये तो इसमें नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर विधितर संस्था पूछा जा रहा है। अगला दिया है अंतरराज्यीय परिषद। अभी आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति महोदय आवश्यकता पड़ने पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करेंगे, यानी इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है ना, अनुच्छेद 263 में। यानी ये जो अंतरराज्यीय परिषद है ये कैसी संस्था है? संवैधानिक है। और जबकि आपसे प्रश्न में संविधानेतर संस्था पूछी जा रही है, यानी यहाँ पर तीसरा और चौथा शामिल नहीं होगा, केवल पहली और दूसरी संस्थाएं ऐसी हैं जो संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 26 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय परिषदों के, अब आप याद रखेंगे क्षेत्रीय परिषदों को आंचलिक भी कहते हैं, आंचलिक परिषद। पहला लिखा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है। अगला कह रहा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पर सी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट भारत में क्षेत्रीय परिषदों अर्थात आंचलिक परिषद के संदर्भ में सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को हुआ था, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा उस समय शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कि अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों के केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 262 क्या कहता है? आप सभी इस बात से परिचित हैं कि अनुच्छेद 262 के अंतर्गत कहा गया कि जो भी नदी विवाद है, यानी जो भी जल विवाद है उससे संबंधित है, यानी अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी जो विवाद है उसका न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 के तहत होगा। और संसद विधि द्वारा अंतरराज्यीय नदियों और इनके संदर्भ में जो भी विवाद है उसके लिए उपबंध बना सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला तो बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा है कि अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। याद रखिएगा ये जो नदी बोर्ड्स एक्ट है ये 1970 का नहीं बल्कि 1956 का है। कब का है? 1956 का। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पर सी विकल्प आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है राष्ट्रीय जल नीति 1987, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे अंतर जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड एक्ट 1956 और राष्ट्रीय जल नीति 1987। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि सरकारिया कमीशन की ये सिफारिश थी कि अनुच्छेद 356 क्या है? जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है उसी से संबंधित है। और सरकारिया कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है इसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। आइए कारण को देखते हैं। कारण में लिखा है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया। ये बात बिल्कुल सही है। इसी कारण ये सरकारी आयोग ने ये सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही की जा रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। लिखा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही। ये बात सही है कि बार बार ये कहा गया कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको और सुदृढ़ करने के लिए पुनर्विचार होना चाहिए। कारण में कहा जा रहा है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं। अधिकतर आपने देखा होगा कि जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में अगर दोनों जगह पर एक सरकार नहीं है तो राज्य सरकार कई बार ये कहती है कि हमारे पास प्रॉपर संसाधन नहीं है और केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। यानी पर्याप्त साधन न होने का रोना रोते हुए राज्य केंद्र के ऊपर ये आरोप लगाते हैं और बार बार कहते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में पुनर्विचार होना चाहिए संबंधों को लेकर। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 में जो कथन कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। और ये कथन किस अनुच्छेद के तहत कहा जा रहा है? तो अनुच्छेद 256 के तहत। क्लियर है? कारण में कह रहा है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। क्लियर? तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 256 में। अगर मैं अनुच्छेद 256 को यहाँ पर इलेबोरेट कर दूं तो जो अनुच्छेद 256 है वो राज्यों की और संघ की बाध्यताओं के बारे में जिक्र करता है और कहता है कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो पाए। ठीक है? यानी इसके लिए संघीय कार्यपालिका किसी राज्य को निर्देश दे सकती है। ये प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 256 में।
और आप देख रहे हैं यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। किस प्रकार के संबंध की बात हो रही है? प्रशासनिक संबंध की। यानी ये जो अनुच्छेद 256 है ये केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उसके संदर्भ में। क्लियर है? तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध की चर्चा हो रही है और अभी आपने ऊपर अनुच्छेद 256 जो पढ़ा है उसी से जैसे लगता हुआ अनुच्छेद है। यानी आप अगर यहाँ पर थोड़ा गेस भी करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीधे अनुच्छेद 257 के साथ जाएंगे। यानी प्रश्न संख्या 33 का यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग हो जिससे संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसको प्रयोग में लाने में कोई अड़चन या कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करना है और वो कथन किसके संदर्भ में है? भारत के वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क से संबंधित इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। अब ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क संघ सूची में वर्णित है, अर्थात संघ द्वारा उसे लगाया जाता है या उद्ग्रहित किया जाता है। क्लियर है? यानी ये जो स्टाम्प शुल्क है ये संघ द्वारा लगाए जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। गलत हो गया। इसको जो संग्रहित किया जाता है यानी इसको जो कलेक्ट किया जाता है, वसूल किया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इनको लगाया जाता है यानी उद्ग्रहित किया जाता है केंद्र के द्वारा, संघ के द्वारा, और राज्य सरकार द्वारा इसे संग्रहित किया जाता है यानी कलेक्ट किया जाता है। अगला कह रहा है कि इन स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो विनियोजन है ये भी राज्य सरकार द्वारा होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है? तो विनियोजन और संग्रहित यानी कलेक्ट करने का जो पावर है वो राज्य सरकार के पास, और केंद्र सरकार के द्वारा उसे लगाया जाता है यानी उसे उद्ग्रहित किया जाता है। क्लियर है? इस आधार पर यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 का डी विकल्प सही जाएगा। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उनकी सत्यता की जांच करिए। और किस संदर्भ में? तो भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन के आधार पर। देखिए इसमें पहला लिखा है कि संघ द्वारा लगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आप सभी को पता है कि शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार जो है इसमें जो भी लेन देन है वो कर संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी इसे संघ द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? ये तो यहाँ पर सही है। अगला कह रहा है कि राज्यों द्वारा इसे एकत्रित किया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इसे संघ द्वारा लगाया भी जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित भी किया जाता है। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा इसे राज्यों द्वारा नहीं संघ द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए किसके द्वारा सीमित की गई और किस कर को सीमित किया गया? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा कि व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर को जो है सीमित कर दिया गया। अब यहाँ पर जरा एक अनुच्छेद समझिए, अनुच्छेद 276 का सब क्लॉज 2। अनुच्छेद 276 का सब क्लॉज 2। अनुच्छेद 276 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो राज्य है उसमें किसी नगरपालिका, किसी बोर्ड या किसी स्थानीय निकाय या स्थानीय जो प्राधिकारी है इनको एक व्यक्ति के बारे में जो वृत्तियां या जो व्यापार, आजीविका या जो नियोजन संबंधी कर है इनको, इनकी जो कुल रकम है प्रतिवर्ष वो सीमित कर दी गई है 2500 रुपये। क्लियर है? याद रखिएगा पहले ये 250 रुपये थी। 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के बाद इसे 250 की जगह पर 2500 कर दिया गया। क्लियर है? यानी यहाँ पर इसे प्रतिवर्ष जो है इस रकम को सीमित करके 2500 कर दिया गया है। इसी से संदर्भित ये प्रश्न आपसे पूछा गया। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। हो सकता है कि अगली बार आपसे संविधान संशोधन पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे 60वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 250 रुपये के स्थान पर इसे 2500 रुपये तक सीमित किया गया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 301, और ये अनुच्छेद 301 किसमें है? भाग 13 में। उसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध रूप से किया जा सकेगा। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 301 के तहत। अब आपके मन में होगा कि व्यापार की जो स्वतंत्रता है वो तो मूल अधिकार में भी है और अनुच्छेद 19 के तहत है। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के जी के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के जी के अंतर्गत व्यापार की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। ये कथन
के टाइप के प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध को लेकर आपको कथन की सत्यता की जांच करनी है। क्लियर है? पहला लिखा है कि अनुच्छेद 256, देखिए आप ये पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। ये अभी आपने पढ़ा था ना, ये आरओ के एग्जाम में भी पूछा था और झारखंड पीसीएस में भी पूछा था। देखिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अच्छे से होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसके सारे डायमेंशन को कवर करते हुए अगर आप कर लेते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लेते हैं। क्लियर है? और चाहे जो हो जाए ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हूबहू प्रश्न छप जाए तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। क्लियर है? आपको एक लार्जर एस्पेक्ट्स में उन प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको देखना होगा। क्लियर है? हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था अनुच्छेद 256 की। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 256 मैंने बताया था कि ये केंद्र और राज्य के बीच में एक जो प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से 263 के तहत उसके अंतर्गत आता है और ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 257 ये भी पूछा जा चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा ताकि संघ की कार्यकारी जो शक्ति है उसके अमल लाने में कोई बाधा ना आए, न तो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्लियर है? तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 38 का यहाँ पर सी विकल्प आंसर हो जाएगा। पी और क्यू दोनों ही सही है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है उसके संदर्भ में इन प्रश्नों की सत्यता की जांच करिए। पहला कह रहा है कि केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये बात आप देखेंगे कि अनुच्छेद 351 में केंद्र राज्य के लोगों को हिंदी भाषा के विकास के लिए सुनिश्चित करने का ये निर्देश दे सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 351 के तहत। क्लियर है? अगला कह रहा है कि संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संदर्भ में किसी विवाद या किसी शिकायत पर न्याय निर्णय की शक्ति के साथ निहित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 262 में, इसमें अनुच्छेद 262 में इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 262 ये कहता है कि अंतरराज्यीय जो नदियां हैं या जो नदी दून है उनके जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय संसद विधि द्वारा कर सकेगी अनुच्छेद 262 के तहत। क्लियर? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 में आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पहला लिखा है कि संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यदि समवर्ती सूची के विषय में संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में संघ कानून मान्य होगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। यानी मान लीजिए कि समवर्ती सूची में कोई ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है और आपस में क्लैश की स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र का कानून है वो प्रभावी होगा। यानी यहाँ पर दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 40 में ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रकार यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण आपात उपबंध। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प बी। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। पहला है अनुच्छेद 352। ये जो अनुच्छेद 352 है इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान किया गया। और एक होता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? अगला देखिए, हाँ यहाँ पर एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो आपातकाल उपबंध है ये हमारे संविधान में भाग 18 में उल्लेखित है। आपात उपबंध किसमें है? भाग 18 में। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार सूची सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसको आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। इस संवैधानिक तंत्र विफल होने से पहले संघ के कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। यदि मान लीजिए कि राज्य में कोई बाह्य आक्रमण या आंतरिक स्थिति विफल होती है तो ऐसी कंडीशन में वो राज्य की रक्षा करे। तो इसको आप कोरिलेट करके इसको समझ सकते हैं। ये अनुच्छेद 355 में है। क्लियर है? अनुच्छेद 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना ये संघ का कर्तव्य होगा। क्लियर है? इसमें अनुच्छेद 355। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा यहां पर प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प सी। अब विकल्प सी क्यों होगा? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इसका आधार क्या क्या है। तो याद रखिएगा इसमें युद्ध,
बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति है तो वो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि एक संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 352 जो अनुच्छेद है उसमें आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, पहले ये 44वें संविधान संशोधन से पहले इसमें आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। आगे आप पढ़ेंगे कि आंतरिक अशांति के कारण क्या भारत में कोई आपातकाल लगा, तो एक बार आपातकाल लगा है आंतरिक अशांति के आधार पर, और 44वें संविधान संशोधन के बाद आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह इसमें शामिल हो गया। क्लियर है? तो इसको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका विकल्प बी, अनुच्छेद 359 यानी 359 के तहत। देखिए यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद समझने होंगे। सबसे पहले आप 359 को समझ लीजिए। 359 कहता है कि अगर आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनके प्रवर्तन का जो अधिकार है उसे निलंबन किया जाएगा। प्रवर्तन का अधिकार का मतलब, प्रवर्तन का अधिकार का मतलब यह है कि आप सभी जानते हैं कि जो मूल अधिकार है जो भाग 3 में है ये वादयोग्य है, यानी अगर कोई भी संस्था या राज्य आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है तो आप इसे न्यायालय में जाकर चुनौती दे सकते हैं और ये गुहार लगा सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन न किया जाए, हमको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो न्यायालय में जाकर आप गुहार लगा रहे हैं, ये व्यवस्था अनुच्छेद 359 के तहत इसे निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति आदेश के द्वारा। लेकिन इसमें 2 अनुच्छेद को छूट दी गई, अनुच्छेद 20 और 21 को। क्लियर है? किसको छूट दी गई? अनुच्छेद 20 और 21 को इसमें छूट प्रदान की गई। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये क्या है? आपके मूल अधिकार है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। क्लियर है? अब आप पूरी बात समझ गए। अब जरा यहाँ पर अनुच्छेद 358 भी समझ लीजिए। अनुच्छेद 358 ये कहता है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 19 का मतलब क्या है? यानी जहां पर आपको बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता निलंबित होगी आपातकाल के दौरान। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358 के तहत। क्लियर? अब दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रायः राज्यपाल की सलाह पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है। यानी प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, गवर्नर अर्थात राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, 1 माह के अंतराल पर। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो घोषणा का जो अनुमोदन है वो 1 माह के अंतराल पर संसद द्वारा हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है? तो याद रखिएगा के.एम. नाम्बियार साहब ने कहा था कि जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था? के.एम. नाम्बियार ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, इसका प्रयोग अभी तक कभी भी नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 की घोषणा कितनी बार हुई? तो अभी तक एक भी बार नहीं, यानी प्रश्न संख्या 9 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है अधिकतम लगाया जा सकता है कितने समय के? तो जरा यहाँ पर समझिए कि जब 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तो प्रत्येक 6 माह पर फिर से संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित कराया जाता है, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। क्लियर है? लेकिन इसे आप अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रख सकते हैं। ठीक है, यानी 6 महीने बढ़ाते हुए इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए प्रवर्तन में रख सकते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का डी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष लगाया जा सकता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? तो यहां पर जो विकल्प है उसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, पेप्सू में। क्लियर है? तो याद रखेंगे 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू में ये राष्ट्रपति शासन लगा था 1953 में। क्लियर है? तो ये बात यहां पर आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? अच्छा, पूछा जा रहा है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा विकल्प बी, संसद के द्वारा। देखिए
अनुच्छेद 172 के सब क्लॉज 1 में परंतुक जोड़ा गया है। किसमें? अनुच्छेद 172 के सब क्लॉज 1 में एक परंतुक है और वो परंतुक कहता है कि आपातकाल की उद्घोषणा अगर हो गई और वो प्रवर्तन में है तो ऐसी स्थिति में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्लियर है? लेकिन अगर आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उसका विस्तार 6 माह से अधिक के समय के लिए नहीं होगा। क्लियर है? ये व्यवस्था किसमें? अनुच्छेद 172 के सब क्लॉज 1 के परंतुक में। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है और एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि चीन द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया था तो 1962 में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1962 को यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी और ये 10 जनवरी 1968 तक चला था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कितने समय तक रह सकता है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, अनिश्चित समय के लिए। अब जरा इसके समय को जरा एक बार समझ लीजिए कि अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो सबसे पहले तो यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होगी तो घोषणा की तारीख से 1 माह की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों से इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। और मान लीजिए कि 1 महीने के पहले संसद के द्वारा इसका अगर प्रस्ताव पारित हो जाए इसके समर्थन में तो ये 6 माह तक के लिए फिर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। 6 माह की समाप्ति के पहले फिर से संसद का अनुमोदन आवश्यक है और अगर मान लीजिए संसद ने पुनः अनुमोदन कर दिया तो फिर से ये 6 माह के लिए प्रवर्तन में हो जाएगा और इस प्रकार यह अनिश्चित समय तक बनी रहती है। लेकिन मैं यहीं पर एक बात आपको कोरिलेट कराना चाहता हूं। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाता राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 356 के तहत तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद 2 माह की समाप्ति के पहले संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन चाहिए। अगर मिल जाता है तो वो 6 माह के लिए बढ़ेगी, लेकिन ये 6 माह फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 3 वर्ष से अधिक समय के लिए ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। यानी यहां पर मैक्सिमम लिमिट है 356 के लिए, लेकिन 352 के संदर्भ में अनिश्चित समय तक के लिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल प्रथम बार में 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए वित्तीय आपातकाल आपने 360 के तहत लगाया, वो 2 माह तक प्रवर्तन में रहेगा यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर इस संकल्प के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? ये भी बात ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार देश में नहीं लगी है, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो देखिए अभी इस पर चर्चा हुई है राष्ट्रपति शासन पर, यानी अनुच्छेद 356 के तहत। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो ये 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन आवश्यक है संसद से। अगर वो अनुमोदन मिल जाता है तो वो 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा की कंडीशन में वो 2 माह के पहले अगर अनुमोदन नहीं मिला तो 2 माह जैसे समाप्त होगा वैसे वो उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। यानी इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि प्रथम बार में वो 6 माह के लिए लगती है। अब ये तो कंडीशन होनी चाहिए कि भाई उसका अनुमोदन 2 माह के अंदर में मिल जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसको है? तो याद रखिएगा आपातकाल लगाने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति महोदय को है प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? उच्च न्यायालय को मिलाकर राज्य सरकार के सभी कार्यों को स्वयं करता है? नहीं। अगला कह रहा है कि यह घोषणा करता है कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होंगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प से हो जाएगा कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा के बाद भारत का राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी की जो शक्ति है वो राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग में होगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था? याद करिए प्रारंभ में जब मैं 44वां संविधान संशोधन 1978 बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर अब सशस्त्र विद्रोह आ गया है और मैंने वहां पर आपसे कहा था कि आंतरिक अशांति के कारण एक बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो देखिए जो आंतरिक अशांति के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, इस वर्तमान गवर्नमेंट के दौरान उस पर काफ़ी फोकस किया जाता है और ये कहा जाता है कि देश की जो वर्तमान जनरेशन है इसको इसके बारे में पता होना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, आपको उस संदर्भ में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको केवल अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से फैक्ट को देखना है। बस मैं कोरिलेट करा रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पर देखिए
उस समय 1975 का समय था, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 25 जून 1975 को इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई आंतरिक अशांति के आधार पर। क्लियर है? और 25 जून 1975 को इसकी घोषणा हुई और ये चला कब तक? 21 मार्च 1977 तक। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्लियर? इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय ने ये आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये एक बात और याद रखिएगा, इसी के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये बात जोड़ी गई अनुच्छेद 352 में कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो इसकी लिखित सहमति मंत्रिमंडल की आवश्यक है, यानी मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है? और याद रखिएगा, इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में पूरे संविधान में केवल एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भी किया गया। क्लियर है? ये हुआ ये था कि बाद में ये आरोप लगने लगा कि इसमें सरकार ने कोई रिकमेंडेशन नहीं किया था, राष्ट्रपति महोदय ने बिना रिकमेंडेशन के, यानी फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने बिना किसी सरकार के रिकमेंडेशन के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो इसके बाद ये प्रावधान लाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कि अब मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के आधार पर ये लगाया जाएगा। क्लियर है? ये आपने पूरी चर्चा इसके संदर्भ में देखी। अगला चलिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी जो प्रावधान है वो किस समय? तो याद रखिएगा यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है? यानी प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विधान है, इसके कारण आंतरिक अशांति के कारण भारत की सुरक्षा गंभीर खतरे में, यानी आंतरिक आधार पर कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा? इस सीधे से प्रश्न को इतना घुमा फिरा के पूछा गया, तो यहाँ पर सीधा जवाब क्या होगा? 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद के समय राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। क्लियर? और ये चला कब तक था? तो आप सभी पता है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो ये हो चुका है अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जाती है? तो देखिए, वित्तीय आपातकाल के समय में कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 360 के तहत जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा तो उसमें कहा गया कि पहले चरण की उद्घोषणा में 2 माह तक ये प्रवर्तन में रहेगी। यदि संसद के दोनों सदन इस संकल्प को पारित कर देते हैं, अनुमोदित कर देते हैं, तो ये अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ जाएगी जब तक इसे वापस न लिया जाए। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? देखिए, एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमाकर पूछा गया, और मैंने आपसे कहा था पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन कि केवल एक बार इसे आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह ला दिया गया। यानी प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प से हो जाएगा, आंतरिक आपातकाल की स्थिति के आधार पर एक बार आपातकाल लगा है 25 जून 1975 को, जो चला कब तक? 21 मार्च 1977 तक। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो याद रखिएगा, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 2 बार के राष्ट्रीय आपातकाल को आप पढ़ चुके हैं। याद करिए, सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल आपने पढ़ा जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। दूसरा आपातकाल आपने नहीं पढ़ा, वो अब समझ लीजिए 1971 में जब पाकिस्तान के युद्ध के समय था, उस समय लगा था। और तीसरा आप पढ़ चुके हैं कि अशांति के आधार पर 1975 में ये राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगा था। क्लियर है? यानी 3 बार लगा, 62 में, 71 में और 75 में। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो यहाँ पर आपने पढ़ा था 358 और 359 को, और इसके आधार पर मूल अधिकार निलंबित, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि भारतीय गणराज्य में किस शब्द का तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद 356 से? तो देखिए 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल लगता किस आधार पर है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। क्लियर? और इस बात का रिकमेंडेशन साधारणतः राज्यपाल राष्ट्रपति से करते हैं। क्लियर? सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 में। यहाँ पर 29 का सी विकल्प सही हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं।
पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि खतरा है, यानी किस आधार पर कर सकते हैं। तो 3 आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत यदि बाह्य युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस आधार पर कर सकते हैं, या बाह्य आक्रमण यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 आधार पर। यानी यहाँ पर आपका ये दोनों कारण अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आधार के तौर पर। यानी यहाँ पर पहला और तीसरा सही होगा, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसके अलावा एक क्या है, युद्ध की स्थिति में भी। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पर डी विकल्प सही जगह, पहला और तीसरा इसमें शामिल है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि है वो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, और आपने ये बात अच्छे से पहले ही पढ़ ली है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में कहा जा रहा है कथन में कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए ये कहा गया है कि यह अर्ध परिसंघी और एकात्मक परिसंघी का अद्भुत समन्वय है, लेकिन जो इसका स्वरूप है मूलतः वो संघात्मक है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे कारण में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा का प्रावधान है। अब ये गलत हो गया, क्योंकि 352 में नहीं है, ये किसमें, 356 में। क्लियर है? यानी राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है, राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वो 356 में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। ये युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में लगता है। यानी यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। यानी प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का विशेष राज्य के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो। देखिए इतनी लाइन का मतलब केवल ये है कि यदि राष्ट्रपति 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो क्या होगा। पहला कह रहा है कि उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगला कह रहा है कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ये यहाँ पर सही है। यानी प्रश्न संख्या 33 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? पहला लिखा है कि राज्य विधानसभा का विघटन। तो देखिए अभी आपने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य की विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाएगी, लेकिन यह भी बात सत्य है कि राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यानी ये पहला बिल्कुल सही है, आवश्यक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, ये यहाँ पर आवश्यक है। यानी मंत्री परिषद जो है ये हटेगा, ये आवश्यक है। अगला है स्थानीय निकायों का विघटन। तो ये स्थानीय निकायों का भी विघटन आवश्यक नहीं है। ठीक है? यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला और तीसरा यहाँ पर सही। इस आधार पर प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर राज्य हैं और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या पूछी जा रही है राज्यवार। जैसे मणिपुर की बात करें तो 2019 तक यहाँ पर 10 बार राष्ट्रपति शासन, यानी आप ए को दूसरे के साथ कोलेट करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 तक 9 बार यहाँ पर, यानी बी में तीसरा। बिहार की बात करें तो 2019 तक 8 बार, यानी सी को आप पहले के साथ। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 2019 तक 6 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी यहाँ पर डी को आप चौथे के साथ कोलेट करेंगे। और जो सही कोड बन रहा है वो बन रहा है 2 3 1 4 का, और 2 3 1 4 के आधार पर जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों का मिलान सही है। पहला लिखा है इंदिरा साहनी केस और लिखा है कार्य क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार से। तो देखिए इंदिरा साहनी केस आप पढ़ चुके हैं कि ये केस जो है किससे संबंधित है, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, यानी ये सही मिलान नहीं है। अगला कह रहा है कि एडीएम जबलपुर केस। तो ये जो एडीएम जबलपुर केस है आगे लिख रहा है आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। यानी एडीएम जबलपुर केस जो है आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित है। अगला करतार सिंह केस की बात करें तो याद रख लीजिएगा करतार सिंह का केस जो है ये आतंकवादी घटनाओं से संबंधित है। और जो विशाखा केस है याद रखिएगा ये विशाखा केस जो है ये महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके संदर्भ में इन कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहला लिखा है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, ये भी यहाँ पर सही है। यानी प्रश्न संख्या 37 में दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए। इस प्रकार यहाँ पर ये आपातकाल उपबंध से संबंधित जो प्रश्न थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक से प्रारंभ करेंगे और जो अगला टॉपिक होगा वो निर्वाचन आयोग से संबंधित होगा। निर्वाचन आयोग से हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।